दोस्तों नमस्कार। 4PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। जी बिल्कुल, आज जो प्रतिदिन 6 बजे का हम लोग लाइव करते हैं वो करने का जिम्मा आज हमको सौंपा गया है। तो आप सबकी सेवा में हाजिर हैं, उपस्थित हैं, प्रस्तुत हैं। और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। कोरोना काल कौन भूलेगा, जो समय था उसको कौन भूल पाएगा, है ना? वो अचानक से लगा लॉकडाउन, फिर वो हजारों लाखों की तादाद में जो मजदूर लोग हैं जो कि अपना घर, अपना प्रदेश छोड़ के दूसरे राज्य में काम कर रहे थे, उनका उनका रोते बिलखते हुए जो है कैसे भी करके 1-1 हजार किलोमीटर तक चल के अपने घर तक पहुंचना और उसमें जो तकलीफें झेली है उसको झेलना, और फिर ऑक्सीजन की कमी का होना, फिर इतनी चिताएं जो हैं एक साथ जलना, और मेडिकल जब आपको खर्च करना पड़े तो फिर अस्पतालों के द्वारा द्वारा जो है आपकी आपकी जेब को काटे जाना, चले कि बहुत सारी चीजें हुई है ना। लेकिन उसके साथ साथ जो हुआ वो ये हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री ने अचानक से कहा कि हमने चमत्कार कर दिया है। वो हर बार जो है मास्टर स्ट्रोक लगाते हैं, इस बार भी उन्होंने कहा कि एक मास्टर स्ट्रोक है, उनके चेले चपाटों ने बोल दिया और कहा कि बहुत ही इतने चंद महीनों में किसी वायरस की वैक्सीन की इजाद हो ही नहीं सकती, पर हमने कर दी। और बात सही है। आप देखिए, वायरस का, किसी भी प्रकार के वायरस की वैक्सीनेशन अगर इन्वेंट करनी हो, इट टेक्स टाइम, वो समय लेती है। पर यहाँ पे हो गया कुछ ही महीनों में, कुछ 6-8 महीनों में। और कहा कि अब सबको जो है वो हम वैक्सीन देंगे और सबको वैक्सीन लेनी पड़ेगी। और उसमें कुछ चॉइसेस थी कि या तो एक कोवैक्सीन थी, एक कोविशील्ड थी और एक कॉर्बीवैक्स थी। अब सवाल यहाँ हो गया सबसे बड़ा कि अगर आप देश के नागरिक हैं और अगर आप वैक्सीन नहीं लेंगे तो ना तो आप किसी सरकारी कचहरी में जा सकते हैं, ना किसी आप यातायात के व्हीकल में बैठ सकते हैं, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो या तो फ्लाइट हो, एरोप्लेन। और एक तरह से मजबूर कर दिया गया इस देश के सभी नागरिकों को कि वो चाहे कि ना चाहे पर उनको वैक्सीन तो लेना पड़ेगा। और फिर उस वो ढोल भी पीटे गए, आपके और हमारे सबके फोन की जो ट्यून है उसमें हमको पूछे बगैर जो है वो डाल दिया गया कि देश में कितना जबरदस्त काम हो गया और कितने करोड़ जो है वो सब वैक्सीनेशन कर दिया गया है और फिर कितना बूस्टर डोज दिया गया है। ये सब भी जो है हमको, हमारी इच्छा हो या ना हो, हमको झेलना पड़ा। अब जबकि ब्रिटिश ब्रिटेन की हाईकोर्ट में एक मामला सामने आया है, और वो जो मामला सामने आया वो ये है कि वो जो दवाई जो कंपनी बनाती थी, जो कि हमारे यहाँ कोविशील्ड से बिकती है, उस नाम से बिकी, लेकिन ब्रिटेन में वो कंपनी जो है वो एस्ट्राजेनेका जो है वो दवाई बना देती और हमारे यहाँ सीरम वालों के साथ मिलके, जो पूनावाला साहब है ना, पूनावाला साहब जिन्होंने बहुत बड़ा वो दिया था, क्या कहते हैं उसको, चंदा, इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर, उनकी कंपनी जो है ना, उसी के साथ फिर उन्होंने कोलैबोरेट करके हमको सब दी। वो जो वैक्सीनेशन है, वो वैक्सीन जो है, वो वैक्सीन से एक बड़ी खतरनाक तकलीफ हो सकती है। या तो आपके ब्रेन को स्ट्रोक मिल सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, या आपको अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, आपका हार्ट जो है अचानक से फेल हो सकता है। ये जब दावा उन पर हुआ, उसके बाद ब्रिटिश कोर्ट में जब इस कंपनी ने माना कि हाँ ये जो है इससे ये तकलीफ हो सकती है, जिसको टीटीएस कहते हैं एक्चुअली, तो वो जब हो सकता है ये माना, उसके बाद तो मुआवजा भी उनको देना पड़ रहा है वहां पे। तब आज हम ये बातचीत करने के लिए बैठे हैं कि क्या जान बचाने के लिए हम सबको जानलेवा वैक्सीन दी गई थी क्या? ये हुआ क्या हमारे साथ? और इसका जिम्मेदार कौन? जी, अब हमने भी देखा हिंदुस्तान में बड़े बड़े एक्टर्स जो है वो एक्सरसाइज करते करते चले गए। आम आम बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे हैं या कुछ कोई गतिविधि, छोटी मोटी गतिविधि में जो शामिल है, वो अचानक से हमने ऐसे कितने वीडियोस देखे जो कि चलते ही चलते, बैठे बैठे किसी की शादी में, शादी करते करते, वो जैसे होता है ना, वो जो सूखा पत्ता लटका होता है डाल से पेड़ की, वो गिर जाता है, ऐसे गिरे। तो इस पर बात करनी है आज। तो हमने कुछ मेहमानों को बुलाया हुआ है, विद्वान लोग हैं, सबको बुलाएंगे हम और हमारी टीम से कहेंगे कि वो सबको जोड़ दे, इस मुद्दे पे आज बात करेंगे। तो राशि जाय साहब आप देखते हैं हमारे साथ 4PM यूपी में बड़ी गजब गजब की वीडियोस जो है उनकी होती है। शुभ लक्ष्मी, शुभ मल्होत्रा जी हैं,
आम आदमी पार्टी से वो प्रवक्ता है। दिनेश कुंवर जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे बड़े भाई समान वो भी है। अरुण कुमार शर्मा जी, अब वो भी वो तो बड़े भाई से भी बड़े हैं, तो क्या कहें। और मीनू जैन जी जो है वो भी जुड़ चुकी है। तो ये क्या हमको खतरों के खिलाड़ी बना दिया गया? मैं दिनेश जी आपसे शुरू करता हूँ। ये हमको न चाहते हुए भी खतरों से क्यों खिलवाया गया? और ये जो इसको कैसे देखते हैं इस पूरी स्थिति को, ये बताइए आप। आपका पहले तो माइक सबको अनम्यूट। सबको नमस्कार। और ये आप वो चमत्कार वाली बात सुनी है आपने? कोविड में एक चमत्कार हुआ था। हाँ पहले आपने ताली बजाई, फिर उसके जी बाद थाली भी बजाई। जी तो ये तालियां और थालियां बजाने का जो शोर था, इसके बीच में पीछे क्या चल रहा था उसके बारे में आप ध्यान दें जरा। जी जी मैं देख रहा हूँ, रिकॉर्ड्स देख रहा हूँ, तो रिकॉर्ड से मुझे पता लग रहा है कि 1.7 बिलियन डोजेस जो है इस एस्ट्राजेनेका की हिंदुस्तान में दी गई। जी। और हैरत की बात यह है कि जो जिस जिस वैक्सीन को, जैसे आपने शुरू में ही कहा इंट्रोडक्शन में, कि कोई भी वैक्सीन तैयार करने के लिए उसके कई तरह के टेस्ट होते हैं, कई जी तरह के जानवरों के ऊपर उसके टेस्ट होते हैं, और कम से कम भी अगर टाइम लगता है तो 5 साल का वक्त लगता है एक मेडिकल साइंस में किसी चीज को एस्टेब्लिश करने में कि वो ह्यूमन यूज के लिए है या नहीं। और यहाँ ये 5 महीने में एक दवाई तैयार करके इन्होंने, हिंदुस्तान में मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि सबसे सस्ती चीज हो गई है इंसान की जान। इंसान की जान, और बहुत सही बात सर। तो यहाँ आप कुछ भी करेंगे, आपको सबसे बड़ा मार्केट तो हिंदुस्तान में मिलता ही है, उसके साथ साथ आपको सबसे आसान चीज जो मिल जाती है वो ह्यूमन बॉडी है, जिसको आप जिंदा ले लो चाहे मुर्दा ले लो, आपको सबसे आसानी से मिलने वाली चीज हो गई है। और देश का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो गया है कि वैल्यू ऑफ लाइफ, वैल्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स जिस तरह से डिटेरियोरेट हुई है, ये उसकी वही हालत है जिस तरह डॉलर के अगेंस्ट रुपए की हालत हो रही है। तो मुझे बड़ा 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 शर्मनाक है सर। आप कोई मर्डर कर दो, कोई कहीं किसी भी लेवल का क्राइम कर लो, आप कुछ भी कर लो, हैरत होती है। ये जो पीछे हमने घटनाक्रम हाल ही में देखे हैं, जैसे जैसे इल्जाम हमारे बृजभूषण शरण पर लगे, जी उसके ऊपर लगे, अगर वो कहीं यूए में या कहीं सऊदी अरब में इस तरह का हादसा होता, इस तरह के इल्जाम कोई लगाती महिला, तो उसका क्या हश्र होता, किस किस लेवल पर उसको किस तरह से चौराहे पर ना लटका दिया गया होता, तो आप पूछते मुझे। लेकिन ये जो हालत यहाँ पर है हिंदुस्तान में, सरकार के लेवल पर आप देखिए, ये इस लेवल पर काम हो गया कि वही कंपनी जो आपको चंदा दे रही है हाथ भर भर के, उस कंपनी को आपने बोला कि आपको परमिट किया जाता है ये इंपोर्ट करने का। जी वो इंपोर्ट हुआ, और ये मैं इंपोर्ट का डाटा देख रहा था, और उसके बरक्स इतना इंपोर्ट किया और कोई 60 मिलियन एक्सपोर्ट भी किया। बिल्कुल। आप, है ना, आप देखिए, आप अपनी जरूरत से ज्यादा उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर आप उसी कंपनी को अलाउ कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट करे, और वहां से मतलब वो सारा काम, ये जो जिसको बोलते हैं ना सोशल वेलफेयर का काम नहीं हो रहा था। देश की जनता सड़कों पर भी खड़ी थी, कई लोग अपने घरों को जाने के लिए सड़कों पर पैदल घूम रहे थे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी। और उस पर ये डोज 1, डोज 2, उसके बाद आपको एक बूस्टर डोज, बाद में तीसरी डोज भी दी गई। मैं आपको अपने आसपास के इंसिडेंट बताऊं तो मुझे हैरत होती है उन लोगों के बारे में सोच सोचकर कि इतने अच्छे सेहतमंद लोग वो अपना काम कर रहे थे। मेरे फ्रेंड के ब्रदर हार्डली 58-59 के रहे होंगे, और उनको उनको ब्रेन हेमरेज हो गया ड्यू टू ब्लड क्लॉटिंग। और और मतलब अभी जवान बच्चे हैं घर में, मतलब बुजुर्ग हैं, और वो भाई साहब अब नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें
इंडिकेट कर रही थी, हम बहुत पहले से सोच रहे थे कि ये कहीं इनके साइड इफेक्ट तो नहीं है, इस तरह से तो नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही आज ब्रिटिश हेल्थ काउंसिल ने जैसे ही उसके ऊपर अपना रिमार्क दिया है, तो उससे तो साफ हो जाता है ये चीज कि कोई भी चीज का कोई फिक्र नहीं है, हमें चमत्कारी बाबा बनना है, हमने ताली बजानी है, फिर थाली बजानी है, फिर आपको एक इंजेक्शन लगाना है और हिंदुस्तान तैर जाना है। तो ये जो चीजें हुई हैं, ये कोविड के दौरान कोई नहीं, ऐसा नहीं था कि क्या बोलते किसी को किसी इतनी जल्दबाजी में कुछ भी करने का। अदरवाइज कोरोना, अगर इस कोविड-19 की हम बात ना करें, हम कोरोना के बारे में बात करूं तो ये बहुत पुराने से एक एस्टेब्लिश्ड एलिमेंट है, जिसका वायरस है, जिसका कहीं ना कहीं खांसी जुकाम होने पर भी आपको थोड़ा बहुत इसका असर, इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन ये जो वायरस क्रिएट हुआ, जिसके ऊपर इल्जाम लगा चाइना के ऊपर कि वहां पर ये इसको डेवलप किया गया और इसको फिर वहां से ये हुआ, तो वो सब चीजें अलग हैं। लेकिन इसकी प्रिकॉशंस जो हमें लेनी चाहिए थी, दैट वाज ओके फाइन। लेकिन आप किसी को, आपने एक चीज बार बार बोली उस दौरान कि अवसर, मुसीबत में अवसर तलाश करें, और आपने जी हेल्थ कंपनी, मेडिसिन कंपनीज को एक अवसर दे दिया कि जिस मर्जी तरीके से आप देश का खजाना लुटाओ, चाहे पब्लिक मनी को लुटाओ। आपने जो कुछ भी किया, किसी भी तरीके से किया, ये तरीका कम से कम आप ये तो एस्टेब्लिश कर लेते कि ये लोगों के लिए ये चीज ठीक है या नहीं। लेकिन आपका एजेंडा सिर्फ एक ही रहता है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो देश की डेवलपमेंट का हो, चाहे लोगों की वेलफेयर का हो। आपको सबसे पहले एक एजेंडा सामने आता है कि आप लोगों को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकें ताकि वो आने वाले चुनावों में आपको वोट कर दें। तो वो सब चीजों का आपका ध्यान वन पॉइंट एजेंडा रहता है, और उसी का कारण है कि आप कभी नहीं सोचते कि इन चीजों के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। आप देश की इकोनॉमी की बात करते हैं कि इतने ट्रिलियन और इतने मिलियन बिलियन की बना देंगे, लेकिन वो कैसे बनेगी? क्या वो लोगों का गला घोंट कर बनेगी? आप किसी भी तरीके से इनकी कार्यशैली को देखते चलें। ये जो आज मैं इसको पढ़ रहा था, आज इसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिखा, तो मैं तो जी हैरान हो गया कि हम लोग जो जिस दवाई को ये सोचकर ले रहे थे कि ये हमारी जान बचाएगी, वो तो हमारी जान की दुश्मन बन गई। वही वही तो बात ये बात क्या वही है कि सरकार के मतलब लेवल पर जान इसको नहीं बचाने देखा वाली जाना दवाई चाहिए? थी या जानलेवा थी, ये समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, जैसे आपने कहा दिनेश जी, मेरा एक बहुत करीबी मित्र मैंने खोया है, और वो हैदराबाद में रहते थे विद फैमिली, और वही है, मतलब क्या दोहराए उस चीज को, पर ऐसे ही मतलब लिफ्ट का बटन बटन दबाया और लिफ्ट आई, उससे पहले वो चले गए खड़े खड़े। तो ऐसे तो अब अब मैं क्या इसमें कहें। लास्ट लाइन एक जोड़ देता हूँ सर। आज हमें कहीं भी ट्रेवल करना होता है ना, तो हमें वो कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेके चलना पड़ता है। जी इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए वो कोविड, अब तो यूं लग रहा है कि आने वाले दिनों में एयरलाइंस और कंट्रीज दूसरी हैं, वो ये पूछेंगे आपसे कहीं आपने वो कोविड वाला टेस्ट करवाया है, वैक्सीन लिया है या नहीं लिया है। तो इफ यू हैव नॉट टेकन दैट, यू आर वेलकम। तो ये मतलब बात उलट सही हो है, गया, सारी बात सही है, परिस्थितियां उलट हो गई। तो बात सही ये हमें सोचना होगा कि क्या हमें आगे आने वाले दिनों में भी इसी तरह के हुक्मरान अपने साथ रखने हैं या नहीं। बात सही, ये वक्त बहुत सोचने चुनावों वाली बात वक्त चुनावों का है। है। आपकी जी सेहत के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, आपकी आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके देश का जो स्ट्रक्चर है, सोशल फैब्रिक, उसके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। किसी भी तरह से कहीं से भी राहत दिखती नहीं लग रही है। एक तानाशाही जैसा जो माहौल बना हुआ है देश में, हमें ये सोचकर चलना पड़ेगा कि क्या आने वाले दिनों में क्या फ्यूचरिस्टिक इंडिया को इस तरह के लोग चाहिए या नहीं चाहिए, जिनके बिल्कुल सही पास बात। विजडम, जिनके पास एक विजडम की बड़ी जरूरी है। सर मैं आई रिपीट माय वर्ड्स कि एजुकेशन बहुत मायने रखती है, और अगर वो नहीं हो तो इस तरह का शासन होता है देश में। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। शुभ मल्होत्रा जी, आप तो बेसिकली बाकी हम सब लोग तो हैं पत्रकार हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती है,
मुझे ये बताइए कि ये कंपलसरी कैसे कर सकते हैं? अगर मतलब ये समझ नहीं, मतलब उस समय मैंने तो बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी और मैंने कुछ काफ़ी हद तक जो है वो टाला था कि मैं नहीं लूँगा, और मेरा संघर्ष भी हुआ था मतलब ट्रैवलिंग को लेकर और ये सब, पर कहा कि नहीं करना चाहिए ट्रैवलिंग आपको। ये कैसे, मतलब ये सरकार ऐसे निर्णय कैसे ले सकती है? ये तो बेसिक अधिकार है ना नागरिक का कि उसको वो लेनी है या ना लेनी हो। ये ज़बरदस्ती जिसके बारे में वो जानती नहीं, या तो शंका या आशंका, जैसे ज़बरदस्ती का वोटिंग करवाया जा रहा है हमसे। ईवीएम से वोटिंग करवाई जा रहा है। हम तो नहीं चाहते हैं कि हम करें। तो वैसे वो वैक्सीन भी ज़बरदस्ती कैसे दी जा सकती है? जबकि अब ये साबित हो रहा है कि उससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक पूरी तरह से आने की संभावना है, उसकी जो साइड इफेक्ट है वो, और ब्लड क्लॉट हो सकता है। ये कैसे कर सकती है कोई सरकार? नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्या नहीं कर सकती है, आप बताइए? जहाँ तक कि इस वैक्सीन की बात है, आप एक तरह से देख लीजिए कि पूनावाला जी की कंपनी को, सीरम इंस्टीट्यूट को एक तरह से मोनोपोलिस्टिक राइट मिल गया इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने का। उसके अलावा बिज़नेस लीडर ऑफ द ईयर आदार पूनावाला, सीईओ एंड प्रेसिडेंट को पद्म अवार्ड मिला भाजपा के द्वारा। तो क्या नहीं कर सकते हैं ये? इनके हाथ में तो सब कुछ है। ये बेसिकली आज देश ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया है कि जहां पर हर प्रकार से, आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर एज अ पॉलिटिकल पर्सन हूं, बट मैं यहाँ पर एज अ इंडिविजुअल भी हूँ। मेरे पूरे परिवार ने कोविशील्ड लगवाया है। और आज अभी 2-3 दिन में जो ये खबर आई है, उसे सुन करके हम भी इतने ज्यादा इंडिविजुअली एज ह्यूमन बीइंग्स हम भी इतने ज्यादा सकते में आ गए हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? इसकी जिम्मेदारी कोई लेने वाला नहीं है। ये बस तुगलकी फरमान चलवाने वाले लोग हैं। और ये सबसे बड़ा है कि इसका कनेक्शन कैसे है? कैसे कनेक्शन है? उसमें केवल एक और एक ही उत्तर है, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। गैर संवैधानिक घोषित करने के बावजूद भाजपा कहती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक एक्सरसाइज इन ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन जितना ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में ट्रांसपेरेंसी होते चले जा रही है, उतना ज्यादा इसका गंदा और घिनौना चेहरा सामने आते चला जा रहा है। तो ये तो एक इंस्टेंस है। कोविडशील्ड के जो हमारे सीरम इंस्टीट्यूट के लगभग 50 करोड़ इन्होंने भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा दिए। और वो 50 करोड़ भी ऐसे दिए गए कि एक ट्रांच में 40 करोड़ दिए गए। फिर उसके अगले ही दिन एक ट्रांच में 1 करोड़ दिया गया। फिर उसके 15 दिन बाद एक ट्रांच में 2.5 करोड़ दिए गए। ऐसे कौन डोनेशन करता है? तो ये सब समझने वाली बातें हैं, क्रोनोलॉजी समझने वाली बातें हैं, और प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या कि क्या हो रहा था यहाँ पर। ये एक वैक्सीन के बारे में चलिए इंटरनेशनल एक मुद्दा है तो खुलासा हो भी गया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 6 या 7 ऐसी फार्मा कंपनियां हैं जिनके ड्रग्स रेगुलरली और स्टेट की एजेंसीज द्वारा, हमारे भारत के स्टेट की एजेंसीज द्वारा फेल करी गई हैं टेस्ट में, लो क्वालिटी पाई गई हैं, और तब भी उनको दे आर वेरी वेरी विजिबली अवेलेबल इन द मार्केट, बहुत अच्छे से अवेलेबल है, बहुत अच्छे से बिक्री हो रही है, सब प्रिस्क्रिप्शन सब हो रहा है। और ये भी खुल करके आई इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कि ये 6 या 7 कंपनियां इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा रूलिंग पार्टी को पैसे दिए। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, है ना? और मेरे ख्याल से जहां तक की इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात है, सबसे ज्यादा तो हम दिल्ली वालों ने झेला है, हम आम आदमी पार्टी वालों ने झेला है। क्योंकि आज की डेट में हमारे मुख्यमंत्री, आज भी कोर्ट ने बोला, सॉरी सुप्रीम कोर्ट, आज भी कोर्ट ने बोला कि बिना किसी सबूत के आप अभी तक कुछ चीज प्रूव नहीं कर पाए हैं, कोई मनी ट्रेल दिखा नहीं पाए हैं। सस्पेक्ट है कि अरविंद केजरीवाल को आपने इलेक्शंस के इतने नजदीक आपने अरेस्ट करा। सस्पेक्ट है कि 2.5 साल से ये केस चल रहा है और एकाएक ही इस टाइम पर आपने अरेस्ट कर लिया। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक जो लीगलाइज्ड एक्सटॉर्शन का जरिया है, वो है। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट जिन्होंने गवाही दी है, वो खुद उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी को पैसे दिए हैं। तो ये सारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का आप देख लीजिए, चाहे वो वैक्सीन रिलेटेड
पैसे रिसीव किए गए हो भारतीय जनता पार्टी द्वारा, चाहे वो कंपनीज हैं जिनको ड्रग टेस्ट जिन्होंने फेल किए हैं, उनसे पैसे रिसीव किए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, चाहे लिकर स्कैम से लिप्त एक कंपनी जिसको मतलब जिसके प्रेसिडेंट को इन्होंने अरेस्ट कर लिया था और बोला था कि ये किंग पिन है, उनसे जी जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पैसे रिसीव कर लिए गए, तो वो किंग पिन से बदल करके उनको दर्जा नीचे करके और उनको की विटनेस बना दिया गया मोदी जी के सबसे मोस्ट वोकल, मोस्ट क्रिटिसाइज करने वाले उनके कंटेम्पररी को, उनके ऑपोजिशन पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को। तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, ये तो बिल्कुल सामने नजर आ रहा है कि क्या किया जा रहा है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने जी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बोल दिया है कि ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको भी ये बोल सकते हैं कि नहीं, इट इज एन एक्सरसाइज इन ट्रांसपेरेंसी। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। अब बाकी बिल्कुल जनता के ऊपर है, जनता के ऊपर है। और जी बिल्कुल जो हमने रास्ते पे ये सारे मुद्दे उठाए, जनता के पास हम ये सारी बात लेकर के गए, क्योंकि ये क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, अगर आप देखें तो, कि जैसे मान लीजिए किसी राज्य की पुलिस ने एक कोष खोल लिया कि आप हमें यहाँ पर इस कोष में कोई भी आकर के डोनेशन दे सकता है। अब वो कोष कौन सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेगा? जो पुलिस से डरता है, पुलिस से बचना चाहता है, कोई अपराधी जाकर के उस कोष में पैसा डाल देगा और अपने आप को छुटकारा पा लेगा पुलिस से। तो यही हो रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा इस देश में, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट से रिसीव किए हुए पैसे हों, चाहे वो 7 वो फार्मा कंपनी से रिसीव किए हुए पैसे हों, जो ड्रग टेस्ट बार-बार फेल कर गई। मैंने तो ये भी सुना है कि रेमडेसिविर, जो उस समय इतना कोविड के समय मारा-मारी मची हुई थी कि रेमडेसिविर हमें मिल जाना चाहिए, रेमडेसिविर जान बचा सकता है, उसको डब्ल्यूएचओ ने बोला कि रेमडेसिविर कोई इफेक्टिव नहीं है कोविड के अगेंस्ट, बल्कि ये शॉक और फीवर के सिम्पटम्स को इंक्रीज करता है। जी रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स द्वारा पैसे दिए। और खैर, हमारे तो मुख्यमंत्री हैं ही जेल में, उनकी गवाही पर, जिन्होंने जो किंग पिन हुआ करते थे शरद चंद्र रेड्डी, उनकी गवाही पर जिनकी कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स द्वारा भाजपा को पैसे दिए। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, सब सामने ही है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। पर मीनू जी मैं आपके पास आ रहा हूँ भाई। अभी यहाँ हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, तो मैं कुछ पढ़ रहा था, तो उनकी भी कुछ चीज जो है वाजिब है। तो कुछ दर्शकों ने लिखा कि भाई नरेंद्र मोदी साहब ने खुद भी तो वो कैमरा वैमरा लगवा के वो एक जो महिला थी स्वास्थ्य कर्मी, उनके हाथों जो है वो वैक्सीन तो लिया था, तो उन्होंने भी तो अपनी जान खतरे में डाली ना। फिर हम क्यों चिल्ला रहे हैं कि हमारी ही डाल दी, उन्होंने अपनी भी डाल दी। फिर देखिए, मोदी जी ने जो लिया बता रहे हैं जैसा कि, और वो आया भी था, उनका ट्वीट भी हाँ। आया था या एड आया था, उन्होंने कोवैक्सीन ली थी जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड थी, मतलब भारत में डेवलप हुई थी। और अच्छा फॉर्चुनेटली कहिए या अनफॉर्चुनेटली कहिए, कह रहे हैं कि उसका 10% ही हिस्सा था जो लगाई गई लोगों को। तो लेकिन इस सारे कोवैक्सीन कांड, इस सारे प्रकरण के अंदर मोदी जी ने जिस कुटिलता के साथ, जिस कनिंगनेस, मतलब उसको होशियारी भी नहीं कह सकती मैं तो, इस सारे उसमें फायदा उठाया। आपदा में अवसर पैसे से तो उठाया ही उठाया, चंदे का धंधा तो चलाया ही चलाया, लेकिन उसके अलावा उन्होंने अपना नाम एक तो सर्टिफिकेट के ऊपर नाम छपवा दिया। उससे कितनी फजीयत लोगों की एयरपोर्ट्स पे हुई, आपको याद है? लोग जो विदेश जा रहे थे, वहां रोक लिया, वहां पे इमिग्रेशन वालों ने कि भाई ये तुम्हारी फोटो तो नहीं है, ये किसकी फोटो, कहां से लाया, जाओ वापस। फिर वो बड़ा मुश्किल तमाम उन्होंने कन्विंस कराया, एक तो मजाक बना। दूसरी हाँ, वो बात बताना इसमें पड़ा कि भाई हमारे प्रधानमंत्री को अपनी फोटो हर जगह चिपकाने का शौक है, शौक अब है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ये बताना तो पड़ा था बस। हंसी बनी ना आपके प्रधानमंत्री की कि जी कितने जी आत्मबुद्ध प्रधानमंत्री हैं। दूसरा, इन्होंने फायदा क्या उठाया कि ये इसके जरिए आपको ध्यान होगा, बार बार एक मोदी वैक्सीन मैत्री, दुनिया को वैक्सीन दे रहे हैं, दुनिया की जान बचा रहे हैं महामानव। जी वहीं से ये विश्व गुरु का फंडा शुरू हुआ था मयूर जानी जी, जी कि वहीं से कि देखिए विश्व गुरु ने जान बचा रही है दुनिया की। और फैक्ट क्या था कि जो एस्ट्राजेनेका ने इसको, सीरम इंस्टीट्यूट को ये दिया ही इसीलिए था लाइसेंस, इस शर्त पे दिया था कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको उनके क्लाइंट्स को देना पड़ेगा, विदेशों में है जो। तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए वजह से वो वैक्सीन वहां भेजी जा रही थी कोविशील्ड की। और नाम किसका? मोदी जी का, कि मोदी जी वैक्सीन मैत्री निभा रहे हैं।
मोदी जी का कोई लेना देना नहीं था वहां पे, वो कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा था जिसमें कि वो भेजनी थी उसको। लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने बाकायदा, आपने देखा होगा डिब्बे दिखाए जाते थे बड़े बड़े कार्टन के ऊपर, मोदी जी लटक के लोड हो रहे हैं कार्गो शिप में। तो वो चीजें इन्होंने एक मतलब इतना ज्यादा उसका एक, देखिए आपदा थी, आप ठीक है, एक बहुत ज्यादा पैनिक था, पैनिक की सिचुएशन थी, लेकिन आज जो पैनिक की सिचुएशन आज बनी हुई है, आपके कमेंट्स में देखिए किस तरह का पैनिक फैला हुआ है पब्लिक के अंदर। अब जो ये फियर की जो एक एंजाइटी, एक फियर साइकोसिस बन गया है कि अब पता नहीं हमें क्या होगा। देखिए अभी हालांकि इंडियंस की जो नेटिव विजडम है उसका कोई मुकाबला नहीं है मयूर जानी जी। हमारे इंडियंस जो है 3 साल से कह रहे थे कि ये कोविड की इसकी वैक्सीन है वजह, और उन जो लोग ये कहते थे कि वैक्सीन की वजह से हार्ट फेल हो रहे हैं, ये ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, उनके कमेंट्स को डिलीट करवा दिया जाता था, या ऐसे कमेंट्स को हाइड कर देते थे फेसबुक एटसेट्रा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन हमारे देसी लोगों ने कहा कि नहीं यही है कारण। क्या कारण है अचानक से? आज जब एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में कबूल कर लिया है तब दुनिया में पहुंच गई, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के देसी विजडम जो है वो किसी ने माना नहीं, क्योंकि उसका कोई बेस नहीं था। आप सबको भी याद होगा मनसुख मांडविया ने इस पर जब उहापोह हुआ काफी, तो मनसुख मांडविया साहब जो कि वो आरोग्य मंत्री जो कि अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए कुछ गजब का चेंज कर देते हैं नियमों में, उन्होंने फिर एक कमेटी मेरे ख्याल से बनाई थी एम्स के डॉक्टरों की, और उनका रिपोर्ट आ गया था कि ऐसा कुछ है नहीं, जहां तक मुझे ठीक से याद है। हाँ, तो मतलब आप नहीं देखिए, और उसमें देखिए मैं ये कहती हूँ कि देखिए वैक्सीन जो एक पैनिक का माहौल था, उसमें वास्तव में ये था कि किसी भी तरह से कोई भी एक ऐसी कोई दवाई आ जाए, बस हम जिसे पी के खा के जिसमें डूब के नहा लें हम, और हम किसी तरह से कोरोना से सुरक्षित हो जाए। ऐसे माहौल में ये आया, और देखिए ये बात पूरी तरह से प्रचारित नहीं की गई जनता के बीच में कि देखिए ये जल्दबाजी में लाई गई वैक्सीन है, आपको जमे, आपको जचे, आपका विवेक साथ दे, आप लगवाइए, नहीं तो मत लगवाइए। हमारे यहाँ ये फ्रीडम दी ही नहीं गई। हमारे यहाँ कहा गया कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो ऑफिस नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, आप एग्जाम नहीं दे सकते, आप ट्रेवल नहीं कर सकते, आप मतलब कुछ भी आपको घर से बाहर नहीं निकल सकते। जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है, जो वैक्सीन के बारे में अगेंस्ट बोलते थे, या पता होता था कि इन्होंने नहीं लगवाई, तो लोग उसको ऐसे देखते थे कि जैसे कोई मर्डर करके आया है ये आदमी। बिल्कुल कि ये देखो ये है हत्यारा, ये है देश में, ये कोरोना फैलाएगा, इससे बात मत करो, ये देखो कैसे, और देशद्रोही तक के तमगे उस आदमी को, उस व्यक्ति मतलब औरत हो कि पुरुष हो, इरिस्पॉन्सिबल कहा जाता था पब्लिकली। यार ये तो बड़ा बेशरम और इरिस्पॉन्सिबल है, गैर जिम्मेदार आदमी, इसने वैक्सीन नहीं ली। कुछ जगह ये भी हुआ है। वो उसमें देखिए अगेन फिर उसमें ये जो इनके आईटी सेल का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि इस तरह की का जो भी उसके बारे में बोले, देखिए मैं ये कहती हूँ कि उस वक्त माहौल ऐसा था, वास्तव में लोगों को ये लग रहा था कि आ जाए कुछ भी ऐसा, और वो आ गया। और ये जैसा भी दिनेश कंवर जी भी बता रहे थे कि भाई कोई भी वैक्सीन, ये तो फैक्ट है कि दुनिया में जितनी भी आज तक वैक्सीन बनी है इन महामारियों के खिलाफ, उनमें टाइम बहुत लगता है, ट्रायल होते रहते हैं 10-10, 12-12 साल तक। उसमें इन्हीं चीजों को ट्रायल होता है, यही थ्रोम्बोसिस की जो बात हो रही है कि भाई प्लेटलेट्स को तो नहीं इफेक्ट करेगा, या आपके थ्रोम्बोसिस क्लॉटिंग तो नहीं हो जाएगी आपके ब्लड में, बहुत सारे लंग्स पे तो नहीं करेगा, आपके नर्वस सिस्टम को तो नहीं इफेक्ट करेगा, इसमें 10-12 साल लग जाते हैं। लेकिन वो महामारी ने ऐसे पूरा चपेट में लिया हुआ था पूरे वर्ल्ड को कि ये था कि इमीडिएट कुछ आ जाए, तो उसमें लोगों का विवेक था कि भाई लगवाए या ना लगवाए, लेकिन आपने विवेक इस्तेमाल करने लायक छोड़ा ही नहीं। इस तरीके का दबाव लोगों के ऊपर बनाया गया कि सारी दुनिया भगदड़ मची हुई थी बुरी तरीके से कि हम पहले लगवा लें और हम पहले लगवा लें। और उसमें ये कि अब तो उसके दौरान आज से पहले तक इस रैलीज में भी, चुनाव की रैलीज में भी, अदरवाइज भी मोदी सरकार और उनके मंत्री कि मोदी जी ने फ्री वैक्सीन लगवाई पूरी। अच्छा, वहां पे मुझे एक सवाल पूछना है, जहां तक मेरी जानकारी है, और अगर वो ठीक है मीनू जी, मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, अगर आपको इजाजत दे तो अरुण जी के पास जाता हूं। जी मेरी मुझे जहां तक याद है, जो मैंने पढ़ी हुई रिपोर्ट है, वैक्सीन लगवाने के लिए हमने AIIB से कुछ फंड लिया हुआ है, कुछ मेरे ख्याल से कुछ $1 बिलियन समथिंग लाइक, ऐसा कुछ है। यहाँ जो बात हो रही है कि मुफ्त में दी है, मतलब कि हमने, सरकार ने मुफ्त में नहीं दी है, वो तो AIIB से जो है, वो जो चाइना के साथ बैंक बना है, उस बैंक से कुछ फंड लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, या तो
कुछ फंड है इनमें, मतलब सहायता मिली है शायद $1 बिलियन की, ऐसा कुछ है? अरुण जी, मुझे जो याद है ठीक से याद है क्या? जी बिल्कुल ठीक से याद है। और अभी जो चर्चा हो रही है असल में उसका मर्म क्या है, मैं वो आपको समझाना चाह रहा हूं। देखो, आपने एक नाम लिया अभी टीटीएस का, मतलब ये एक प्रकार का सिंड्रोम है। और ये सिंड्रोम करता क्या है? आपके सिर में दर्द रहेगा, आपको धुंधला दिखाई देगा, आपको चक्कर आने की शिकायत रहेगी, सीने में दर्द रहेगा, आपके पैरों में सूजन रहेगी, स्किन पर शरीर के थक्के जमने के निशान होंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी, बोलने में कठिनाई होगी। ये सिंड्रोम जो है, जो बताया गया है, ये एक प्रकार से ऐसा है जैसे ऑटिज्म के बच्चों को होता है। तो बहुत सारी चीजें, और मैं बता देता हूं आपको, बहुत प्रसिद्ध नाम है, मेरे बड़े अच्छे मित्र थे डॉक्टर अशोक कुमार वालिया, वो इसी प्रकार चले गए थे और मेरे परिवार में 8 डेथ हुई थी सर। उस डर के मारे भी हमने फर्स्ट डोज लगवाया, सेकंड लगवाया, फिर हमने बूस्टर डोज लगवाया, फिर हमने थर्ड डोज भी लगवाया। मैं आपको नाम बता देता हूं, मेरे बच्चे 2 हैं। बड़ा बेटा मेरा 87 में हुआ, 2004 में उसने 12th क्लास पास किया। उनका टीचर था, हमारा रिश्तेदार था, चंद्र प्रकाश दुआ, वो गुजर गए, उनकी मदर गुजर गई, डॉक्टर वालिया साहब चले गए। फिर एक बहुत अच्छे मित्र थे पवन अरोड़ा, वो वैक्सीन लगाने के 6 घंटे 8 घंटे के अंदर गुजर गए थे। हमारी एक रिश्तेदार और हैं जो कि इंडियन ऑयल में काम करती थी, परवीन, हमारी एक रिश्तेदार और हैं, बहुत सारे जी, बहुत सारे। तो अब हुआ क्या है? हुआ ये है, हुआ ये सबके आसपास जी जी जी। और अब क्या हुआ है, अब मैं बताता हूं आपको। बहुत सारे लोगों को जो सिम्टम्स हैं वो अब बाहर आ रहे हैं 2-3 साल के बाद, और डॉक्टर को समझ नहीं आ रही। वो सारे ये कहते हैं कि ये जो वैक्सीन लगाई गई है इसके साइड इफेक्ट्स अब सामने आ रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से। अब अगर हम बात करें कि ये जो मामला सामने आया है जिसमें 1000 करोड़ रुपए का उन्होंने क्लेम भी किया है, वहां पर उन्होंने कोर्ट में उसको प्रूव भी किया है। WHO ने भी कहा था कि भाई इसके विषय में हमें जांच करनी चाहिए। ये जो एस्ट्राजेनेका की बात की जा रही है, ये दावा जो करते हैं कि साहब हमने एक्सपोर्ट कर दिया, दरअसल ये एकॉर्ड था जो पार्टनरशिप में होता है। जब आपको एक वो मिल जाता है, उसको बनाने का परमिशन मिल जाता है, तो उस एकॉर्ड में आपको कुछ हिस्सा उसका बाहर देना होता है, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं होता, आपके पास रिसर्च नहीं होती। रिसर्च ना होने की वजह से ही ये जो 5 महीने में तैयार हुआ है, हमने इस पर कोई रिसर्च करके काम नहीं किया, की हुई रिसर्च का मात्र प्रोडक्शन किया। ट्रायल प्रोडक्शन में भी बहुत सारी कानून की जो उलझने थी उनको दरकिनार किया गया है। असल में इसकी सीरियसनेस जो ली गई है वो बिल्कुल ठीक ली गई है। कारण, क्योंकि हिंदुस्तान 144 करोड़ 95 लाख लोगों का देश है, और यहां पर जो मैन पावर पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा वो हिंदुस्तान पर ही आने वाला है। तो इसलिए ये जो विषय आपने चुना बहुत अच्छा है और इसकी छानबीन होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी ने भी इसको, ब्रिटेन में 81 मामले उसमें फंसे हुए हैं, वो भी देखे हैं उन्होंने। तो ये जो आपने विषय लिया है, विषय बहुत अच्छा है, और इस विषय पर भारत सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। जैसा कि शुभ जी ने भी कहा है कि उस समय जो बॉन्ड का मसला आया, उससे भी इसका लिंक जो है वो सामने आ गया, एक्सपोज हो गया। तो सीरियसनेस ज्यादा है जानी भाई। असल में हमें चेतना होनी चाहिए, हम उतने हेल्थ कॉन्शियस है नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में एक प्रॉब्लम ये भी है कि हिंदुस्तानियों का जो स्टेमिना है वो ज्यादा अच्छा है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमारा खाना पीना थोड़ा समृद्ध है।
इसलिए उतने इफेक्ट उसी समय नहीं आए, साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद आए हैं। मेरे एक दोस्त हैं जितेंद्र सिंह छंटी, जिनको पद्मश्री भी मिला इस विषय में। उन्होंने भरपूर लाशें, 150 लाशें एक एक दिन में जलाई हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का अर्थ यह है कि ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा सीरियस है। इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जवाब देना चाहिए। और ये जो उन्होंने क्लेम किया है 1,000 करोड़ का, उस पर ये कुछ बात होनी चाहिए, ताकि हमें पता चले, हम प्रिकॉशन ले सकें, मेडिकल एडवाइस कोई गवर्नमेंट की तरफ से आए। ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे इस विषय में आगे फर्दर जो बात की जाए उसमें हमारा बचाव हो सके। जी जी राशिद भाई, अब ये तो ब्रिटेन है, तो वहां तो क्या कि बड़ी से बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी को भी उस पर भी दावा ठोका जा सकता है। आप बड़े कितने आम आदमी क्यों ना हो, वो आप लड़ सकते हैं, और वहां सब सुविधाएं हैं कि आप जीत भी सकते हैं। मेरे ख्याल से कुछ 157 में जो पढ़ रहा था, कुछ आउट ऑफ 163 जो थे, उनमें से कुछ 157 लोगों का दावा जो है उसको स्वीकृति मिली है और उनको पैसा चुकाया जाएगा, ऐसी बात हो रही है शायद। अब अरुण जी कह रहे हैं कि यहाँ भी कुछ होना चाहिए, पर यहाँ कैसे क्या होगा, कुछ कौन मतलब जिम्मा लेगा कि ये जो लोग हमारे यहाँ ऐसे ही मरे हैं, जैसे अब उसमें ज्यादा क्या कहें, मतलब हम सब जानते हैं कि कैसे कैसे लोगों ने जाना। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहिए, मेरे 2 मित्र, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत शॉर्ट में बता दूंगा, जिन्होंने कभी जिंदगी में एक चीज का कोई मतलब बुरी आदत नहीं थी, ना वो सिगरेट पीते थे, ना तंबाकू, ना कोई कुछ नहीं, उनको कोरोना हुआ, वैक्सीन ली थी उन्होंने, वो बूस्टर डोज भी लिया था। आप जानते हो उनकी मौत कैसे हुई है? अचानक से उनको लंग्स में जो है वो इन्फेक्शन हो गया, दोनों को अलग अलग समय पे, और 4 दिन के सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन के बाद वो चले गए, और बताया गया कि वो बहुत सारा क्लॉट उनको हो गया वहां पे। अब ऐसे असंख्य और पता नहीं हजारों किस्से देश में है। तो अब वहां तो एक्शन ली जा रही है, कम से कम मुआवजा भी लिया जा रहा है और दिया जा रहा है, और कंपनी के खिलाफ कुछ होगा भी। यहाँ किससे उम्मीद रखे और क्या रखे, बताइए। मयूर भाई, बात यह है कि ये जो इंग्लैंड के अंदर निकला है मसला, वहां जानकारी यह है कि 800 आदमियों में एक आदमी इफेक्ट हुआ है। और किस दुनिया में किसी भी वैक्सीन का जो है ना, ये जो एवरेज है वो मिलियंस में अगर एक आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 800 पे अगर एक आता है, वैसे तो लगता बहुत है कि बहुत कम है, लेकिन जब ये 140 करोड़ लोगों पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा कि लोग कितने मर गए। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में बताते हैं 4 लाख आदमी मर गए, कोई कहता 42 लाख मर गए। सरकार ने आज तक ये डाटा नहीं बताया कि 4 लाख मरे या 42 लाख मरे। हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इसमें तो इटली और ये भी ध्वस्त हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान कौन से आसमान से उतरा हुआ था कि वहां पे बहुत कम लोग मरे? वहां 2 शहरों के अलावा कहीं पर भी जो है वो नहीं लगाया गया, क्या कह रहे थे उस जमाने में जो लगता था कर्फ्यू, ये कोविड काल के दौरान, मेरा नाम जहन से निकल रहा है। 2 शहरों के अलावा पूरे लॉकडाउन, सॉरी, 2 शहरों के अलावा पाकिस्तान में लगाया नहीं। तो पाकिस्तान बनिस्बत हमारे बड़ा एडवांस है, उसकी स्वास्थ्य सेवाएं शानदार हैं। चलिए ये भी छोड़ दीजिए, बात ये बताइए, ये नवभारत टाइम्स में काम किया करता था उस जमाने में। तो नवभारत टाइम्स में हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ में, मैं अरुण सर को थोड़ा सा बताना चाह रहा था, एक कब्रिस्तान है 1000 साल पुराना। अब उस 1000 साल पुराने कब्रिस्तान में रोजाना 20, 25, 30 लाशें आती थी। वहां रहने वाले लोग मेरे ताल्लुक में थे। कोरोना का दौर चल रहा था, खोजी पत्रकारिता पहले करा करते थे, तो दिमाग में तो रहती बात यही है कि हमसे बड़ा पत्रकार कौन है, हम तो धम मचा के रख दें पूरी दुनिया में। मीनू जी मैम हंस रही हैं, ये वो उसकी वो है नवभारत टाइम्स की, और ये तारीख है जनाब 9 जून 2021, और बाई लाइन भी मेरा ही है, एनबीटी में खबर छापी। इसके अंदर मैं कब्रिस्तान में गया। कब्रिस्तान में जो है एक राज्यसभा के मेंबर हुआ करते थे, मीम अफजल, उनके भाई है मुफ्ती अशरफ, वो उस कब्रिस्तान के मुतवल्ली हैं, केयर टेकर हैं। मैंने कहा कितने आदमी मर गए तुम्हारे यहाँ? बोले साहब 2 महीने में 1087 शव आए, 2 महीने में
1087 शव आए एक कब्रिस्तान में मेरठ के। अभी मैं वहां शमशान घाट नहीं गया हूं, 4 शमशान घाट है मेरठ में, वहां तो बुकिंग चल रही थी। मुसलमान लोग हैं, उन्होंने भी जगह दे दी कि यहाँ जला दो भाई, तुम्हारे यहाँ तो जगह ही नहीं है। तो 4 शमशान घाट का तो ये हाल था कि वहां पे लाइन लग रही थी, टोकन बट रहे थे। मैं तो सिर्फ एक ही कब्रिस्तान पे मरकूज था। मैं गया अखिलेश मोहन यादव के पास। अखिलेश मोहन कौन है? गाजियाबाद के सीएमओ थे, मेरठ में आए थे। मैंने कहा कितने आदमी मरे मई जून में तुम्हारे यहाँ? बोले मई में मरे 304, जून में मरे 58। मैंने कहा ये इतने आदमी मरे टोटल मेरठ में? कहा। मैंने कहा तो एक ही कब्रिस्तान में 1087 दफन है। फिर मैं वापस गया, उस पर अखबार में लिखी है सब ये बातें। मैंने कहा साहब ये बताओ कोरोना के मरीज कितने आए? वो बोले साहब कोरोना तो आदमी छुपा था, लिहाजा हम तो नहीं बता सकते कोरोना में कितने लोग मरे हैं इसमें से। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के जो माध्यम से लोग आए थे वो एक ही कब्रिस्तान में 125 लोग आए थे उसमें। तो मैंने कहा एक ही कब्रिस्तान में 125 आ गए। तो मुझ जैसे छोटे से पत्रकार ने ये खबर जब छापी कि कोरोना काल के अंदर 2 महीने में इतने लोग मर गए और हमारा जो है सीएमओ कहता कि इतने मरे, तो हमारा एनबीटी का जो संपादक था उसने मेरी हेडिंग चेंज करके कोरोना का नाम हटा दिया कि जो 1000 साल पुराना कब्रिस्तान में दफन हो गए 100, और दोबारा डाल दी मट्टी। ये वाला तो डाला इसने इसमें टाइटल। बताइए मेरी कहानी बदल दी। अब अलग हटा दीजिए। ये बिल गेट्स जो क्या काम करता है, इसे अचानक क्या सूझा कि ये मेडिकल क्षेत्र में आ गया। आईबीएम क्या काम करता है, आईबीएम को क्या सूझा कि ये मेडिकल क्षेत्र में आ गया। ये असल में मोदी ने नहीं किया है ना, मोदी का हमें यहाँ पे जो है कुछ करना है। चीन में, जापान में, इटली में सारे मोदी हैं, वहां भी लाखों करोड़ों लोग मर गए। बात चल ये रही है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में योगी का दौरा हुआ। आज मेरा मन व्यथित है, मैं नाम के आगे जी नहीं लगा सकता, मैं माफी चाहूंगा। तो मैं मोदी कह रहा हूं तो जी नहीं लगा रहा हूं, योगी कह रहा हूं तो जी नहीं लगा रहा हूं। कोई जेल भेजना चाहे इस बारे में तो भेज देगा। तो बात ऐसी है, योगी साहब यहां पर आए। अब आने के बाद यहाँ दौरा हुआ, हम पत्रकार थे, हम खड़े थे इंतजार में कब आएंगे योगी जी। तो पता चला योगी जी जो है वहां पे हमारे मेरठ में आने से पहले नोएडा में आ गए। सारे संपादकों को बुला रखा है, ये हम टीवी वाले हमें पता है। मोबाइल उनके बाहर रख दिए सबके। भाई क्या बात हुई पता नहीं चला किसी को, मोबाइल ही बाहर थे। योगी जी नोएडा से मेरठ आ गए। हम जो है अखिलेश मोहन की जो सीएमओ है उसके ग्रुप में भी जुड़े हुए थे। रोजाना पता चलता था 2000, 1500, 1300, 1800, 700 लोग मर रहे हैं रोजाना। उसमें आती थी वो कोरोना के लोग इसमें इफेक्ट हो रहे हैं, ऐसी खबर आती थी। 13,000, 12,000, 10,000, 9,000, 4,000, 3,000, चलो भी आ रही होगी, इतने लोग हैं, 30-35 लाख लोग रहते हो रहे होंगे। योगी जी गए। अरे योगी जी डॉक्टर है, योगी डॉक्टर है। योगी जी के जाने के बाद 13 दिन बाद यहां 0 हो गए। मैं ये आपको लिखित बात बता रहा हूं, कोई मुकदमा चाहे तो कर सकता है। बीएल संतोष, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नेता, आरएसएस का बंदा, लिखता है कि 97% योगी जी ने कोरोना खत्म कर दिया। इटली कर नहीं पा रहा, चीन कर नहीं पा रहा, अमेरिका कर नहीं पा रहा, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बीमार पड़ा है, योगी जी ने दौरा करा और बीमार कम हो गए। रोजाना जो घटने शुरू हुए वो जो 80,000, 60,000 थे, धड़ा करके 12-13 दिन में यहाँ तो हो गए 1,500 से लेकर अब यहाँ तो सब खुल गए। पाकिस्तान हवाई, तो ये जो बात है ना कि मोदी जी ने कर दिया, ये तो है जो भी कुछ है। मेडिकल क्षेत्र से हम लोग हैं नहीं, हम लोग पब्लिक को अवेयर करने के लिए यहाँ बैठे हैं। अब पब्लिक को अवेयर ये करना चाहते हैं। अब तो वो मर गए, पहले तो ये पता करें मोदी जी से कि 4 लाख मरे हैं, 42 लाख मरे हैं, 4 करोड़ मरे हैं। दुनिया का एजेंडा एक वो सुना ना, मैंने एक तस्वीर, आज मेरी बातें कहीं और जाएंगी लेकिन ये सब रहेंगी वहीं पर। एक आपने तस्वीर सुनी कि एक आदमी जो है ना भेड़ बकरियों को हाँक रहा था और वो भाग रहे हैं, तस्वीर में दिखाया था। तो वो आगे खाई थी, सब उसमें गिर रहे थे। मयूर जानिए, राशिद जहीर उस भीड़ के जो है ना भेड़ बकरी हैं। ये लाकर रखते हैं कि आप पहले 10वीं करोगे, 12वीं करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद तुम आईएएस करोगे। किसने बनाया था ये निजाम? ये लाके रखते हैं, बैंकों के जरिए पूरी दुनिया का सिस्टम चलेगा। किसने बनाया था ये निजाम? ये दरअसल निजाम बनाने वाले लोग कोई और हैं, और जो उसके अंदर भेड़ बकरी हैं वो हैं हम। ऐसे ही कोरोना में हुआ, बिहार के अंदर एक आदमी को पकड़ रखा था लोगों ने, अब उस पर हंस रहे थे। जो मयूर जानियर में वो मेडिकल क्षेत्र के लोग उसको इंजेक्शन लेकर उसके पीछे भाग रहे थे, वो अपनी लैंग्वेज में गालियां बक रहा था। हम हंस रहे थे कि इतना बड़ा जाहिल है। आप मुझे बताओ, बिहार का वो आदमी जाने अनजाने में जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई, वो काबिल है या मयूर जानियर, राशिद जहीर जाहिल है? सही बात है। बताओ आप। इसका मतलब उसने प्रूव कर दिया बिहार के उस बिहारी ने कि मैं काबिल हूं, तेरी जो डिग्री है तू बेवकूफ बना।
मोदी जी ने यहाँ पे लगवा लिया, हमें क्या पता, मोदी तो दस्तखत भी ऊपर ऊपर कर रहे थे एक बार, हमें क्या मालूम क्या था। नितिन हाँ, गडकरी तो ये काबिल आदमी जादुई है। जादुई जादुई पेन नितिन है गड उनके पास। आज मुझे वो मयूर भाई रोकना मत, कागज एक को दो ऊपर मिनट रखते प्लीज, हैं और उसमें एक दो रिकॉर्ड हो मिनट, जाता एक दो मिनट और लूंगा, मुझे रोकिएगा मत। नितिन है। जी, गडकरी तो काबिल आदमी है। नितिन गडकरी टीवी पे ये कहता है कि ये मैन मेड क्राइसिस है, बीमारी को मैन मेड क्राइसिस बताता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में खबर करी मैंने, 7 दिन में 7 आदमी मर गए गांव में, एक रोज का मर रहा था। मैं मुसलमानों के गांव में चला गया, एक आदमी तो मरा नहीं मयूर भाई, 50 गांव मेरे से लिखवा लो आप। अगर गांव के अंदर बीमारी आई हो, मेरठ के कुछ मुस्लिम एरिया हैं, वहां पर तमाम नौचंदी लगी हुई थी, मुर्गे बकरे मछली सब कुछ तल रहे थे, वहां भीड़ थी, और यहां पर विनोद दुआ मर गए। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम इस बारे में तो बात करेंगे, कोविशील्ड से क्या हुआ, कोवैक्सीन से क्या हुआ है। बात चल ये रही है कि दुनिया को इस क्राइसिस में डालने वाले वो चंद लोग हैं। अब समझने की बात है कि चूंकि हमारे पास सबूत नहीं होता है, हमारे पास सबूत नहीं होता तो कि दुनिया को चलाने वाले लोग कौन हैं। अभी मैं कहीं सुन रहा था, बहुत पुरानी, मुझे पाकिस्तान के एक राजदूत है उनकी बात याद आ गई कि दुनिया के अंदर चंद लोगों का एक थोड़ा सा समूह बनाना चाहते हैं ये लोग। अब आ जाइए, जी। आपको गुजरात की बात करके आखिरी बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि आज मेरी बातें बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक ना होके गुडमुड हैं। क्योंकि ये कोविशील्ड मैंने भी परिवार में ले रखा, कहीं ना, मैंने तो नहीं लिया, मेरे परिवार में ले रखा, मैं बड़ा परेशान हूं। गुजरात में दिव्य भास्कर में वो रवीश कुमार, जिसे रवीशुद्दीन पांडे कर दिया इन्होंने, जो इंसाफ की बात करता है उसे मुसलमान बना देते हैं सबसे पहले। ये रवीशुद्दीन पांडे ने ये कहा कि गुजरात के अंदर जो वो भास्कर वालों का अखबार है दिव्य भास्कर, उसने खबर छापी कि गुजरात के इतिहास में 2 4 5 शहरों के नाम बताए, आज तक नगर निगम में इतने ज्यादा मृत्यु प्रमाण पत्र बनने की लाइन ही नहीं लगी। अरे इतनी लाइन नहीं लगी तो ये मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने कौन पहुंच गए थे? और आप कह रहे हो 4 लाख आदमी मर गए। पहले तो डाटा ही बता दो सही, इनको भी छोड़ दो। ये मोदी और ये जी जिनपिंग सब ऐसे ही हैं, सभी काम कर रहे हैं, हम भेड़ बकरी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 50 रुपए का घड़ा खरीदने मार्केट में जाते हो, बजा के देखते हो, हैं उसका इम्तिहान लेते हो जैसे बहुत बड़े कुम्हार हो। इतना बड़ा इंजेक्शन ठुकवा लिया अंदर, पूछा, एक अंग्रेज बोल गया मान गए, मोदी जी बोल गए मान गए, योगी जी बोल गए मान गए। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि कोविशील्ड में किसने पैसे दिए किसने दिए, इसका तो मसला छोड़ दो। बात चल ये रही है कि स्कूल का निजाम ये तय करेंगे, फाइनेंशियल निजाम ये तय करेंगे, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे बढ़ेंगे ये तय करेंगे। तो भाई साहब एक बात तो बताओ, फिर हम हम साहिब अकल कहाँ हैं? हम तो जाहिल हैं, हम तो बहुत बड़े जाहिल हैं। मैडम बता रही थी अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, हर किसी का अपना अपना दर्द होता है, मेरा अपना दर्द है। यहाँ 6 लोग बैठे हैं, 60 लोगों से मिलते हैं, किसी एक आदमी से मिलना और ये कहना मुझे ये बता, कोरोना टाइम में तेरे घर में, तेरे खानदान में, तेरे मोहल्ले में, तेरे रिश्तेदारी में ऐसा है कोई मरा? हिंदुस्तान के 100 करोड़ आदमियों में अगर कोई एक आदमी आप ऐसा निकाल कर बता दें कि जो यूं कहे कि साहब मेरे जानने वालों में, मेरे खानदान में, मेरे मोहल्ले में और मेरी रिश्तेदारी में, शहर को तो छोड़ दो आप, बस मैं किसी क्राइटेरिया ले रहा हूं, कोई आदमी नहीं मरा, एक आदमी नहीं मिलेगा आपको। ये कह रहे हैं 4 लाख आदमी मर गया। और बात क्या कर रहे हैं साहब हम, कोविशील्ड के अंदर बीमारी आ गई। एलोपैथ जो है वो बेसिकली ग्रीक शब्द है, एलोपैथ ये 2 शब्दों से बना है। इसके लफ्जी मायने ये हैं, एक चीज को खत्म करके दूसरी चीज को पैदा करना। ऐसे ही एलोपैथ में कोई मेडिसिन बनी ही नहीं जिसके साइड इफेक्ट्स ना हो। अब कम से कम साइड इफेक्ट वाली चीज हम लिया करते हैं, एलोपैथ इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यूनानी और आयुर्वेदिक जो पद्धति है वो थोड़ी देर तलब है, इसलिए हम एलोपैथ में लेते हैं। आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाइएगा, वहां पर साल्ट की एक बुक मिलेगी, साल्ट की, उस पर हर साल्ट के आगे लिखा हुआ है इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो कोरोना के भी हैं, लेकिन कोरोना में इंग्लैंड में आदमी कह रहा है कि 800 में से एक आदमी मिला है। ये तादाद वैक्सीन के बारे में बहुत बड़ी है, जहां 140 करोड़ लोगों को जब आप जोड़ेंगे तो पता ही चलेगा कि हालात खराब हो गए, अस्पताल लग गए कोरोना। और ये क्या कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे? हम में से भी थे, हम में से भी थे, माफ करना, अगर हम 6 नहीं थे तो हमारे बच्चे थे। एक बात बताओ, अमिताभ बच्चन जो है सूरज को दिखा रहा है रात को, चांद को, वो बैटरी टॉर्च दिखा रहा है, वो टन 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 करे जा रहे हैं। अरे यार एक आदमी तुम्हारा बेवकूफ बना रहा है भाई, वो टन टन करा रहा है बर्तन से। अनिल कपूर की लड़की खड़ो होकर टन टन कर रही है बारजे में। ये वो आदमी हमें बेवकूफ, वो हंसता कितना होगा यार हमारे ऊपर कि देखो पूरे हिंदुस्तान को कैसा बेवकूफ बना दिया। आपको और मुझे देख के तो लोग अपनी राय बनाते हैं जनाब मयूर भाई, और हम ही टन टन कर रहे थे। ये 37 करोड़ लोग जो 37% वोट देने वाले लोग हैं, अब मैं उनसे मुखातिब हूं आखिरी बार। ये लोग वो जिम्मेदार हैं
63 तो जाहिल थे या कैसे भी थे, उन्होंने कम से कम अपनी राय से इसको नेग्लेक्ट तो किया। ये 37% वो लोग जो टन टन कर रहे थे, जो टन टन कर रहे थे, इसने टन टन में लगा दिया। इसने हमें सूरज को, चांद को दिखा रहा है बैटरी की रोशनी। इतने बड़ा बेवकूफ, इतने बड़े जाहिल, वाकई हमारे ऊपर ये तांत्रिक, ये साधु और ये जो आते हैं ना आश्रम वाले और ये मजार पे बैठा हुआ मौलाना, ये बेवकूफ हमारा गलत नहीं बना रहा। आज मेरी लैंग्वेज बिल्कुल देसी थी, मैं माफी चाहूंगा, मैं तकलीफ में ज्यादा हूं, क्योंकि ये नहीं, जो बिल्कुल। आकर इन्होंने धोखा दिया है, इस धोखे से मैं उबर नहीं पा रहा हूं। अब ये मेरे कई महीने इसने बर्बाद कर दिए हैं कि अब जो भी कोई मर रहा है, मेरा दोस्त मरा, 15 मिनट का समय नहीं दिया, मैं बोला ये मत लगवा, बोला नहीं लगवाऊंगा, मेरी वाइफ प्रिंसिपल है, एक लॉ बना दिया है, 15 मिनट का समय दिया। मेरठ का बहुत अच्छा लड़का शालम जिलानी, उसका इंतकाल हो गया, 15 मिनट से ज्यादा का समय नहीं दिया उसने। अब ईमानदारी से बताइए, मैं तकलीफ में बात करूंगा नहीं करूंगा? मेरा तो दोस्त मेरे हाथ से निकल गया, मेरा तो दो छोटे भाई का दोस्त मेरे हाथ से निकल गया, 15-15 मिनट में लोग मर के चले गए। इन्होंने ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जो कोरोना बताया है, अभी 6 लोगों में से कराओ तो सही, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना आए तो यार मुझे, बलगमी रतूबतें होती है ये, जिसे एलोपैथ मानता नहीं है। एलोपैथ चलता सोदा सफरा बलगम खून, 4 पेथ होते हैं ये। जिसे आयुर्वेद कहता है, वो कहता है बलगम कुछ है ही नहीं। और यूनानी और आयुर्वेद कहता है कि उम्मुल अमराज, सारे मर्जों की माँ होती है बेसिकली बलगमी मिजाज। हमारा खून बनता है इसी तरह से, हमारा WBC भी बनता है, व्हाइट ब्लड सेल भी बनते हैं। जब व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा हो जाते हैं, ये मेडिकल टर्म में जा रहा हूं, समझ में लोगों के मेरे कम आएगी, लेकिन मैं बता रहा हूं, ये हमारे RBC को खत्म करने लगते हैं, लीवर एंजाइम पैदा करता है। अब ये हमारी बलगमी रतूबत है, जब हमारे फेफड़ों में जाएंगी, ऊपर से दिमाग में टेंशन डाल दी कि साहब कोरोना हो गया, सांस, फेफड़ों ने कहा दिल से कि जल्दी से मुझे खून दे, दिल ने कहा उससे जल्दी से मुझे ऑक्सीजन दे, ऑक्सीजन में जो है ना 2 चैम्बर में से खून आता है, वापिस ऑक्सीजन मिलकर दिल में जाता है, वही तो फ्लो चलाता है। अब ऑक्सीजन, फेफड़ा कह रहा है मेरे बस की इतनी जल्दी देना नहीं है, क्योंकि दिमाग कह रहा है कि तुझे कोरोना हो गया, उसकी बीपी नीचे डाउन हो गई, मर गया। जो बेहोश हुआ है, जिसे बेहोश करके डाला, वो नहीं मरा। गांवों के अंदर लोग नहीं मरे, चूंकि उनको पता नहीं था कि कोरोना है क्या। मुझे और इन्हें पता था कोरोना क्या, हमारे सांस ऊपर नीचे हो गए। अभी आप कह दो आपने जो खाना खाया उसमें तो जहर है, अगर आप मेरी हालत खराब ना देखें। इस कदर साइकोलॉजिकल हमसे खेलें ये नेता। ये बातें लोगों को पता करनी चाहिए। एक लाइन कह के और खत्म कर देता हूं। उस जमाने में हालात ये हैं कि कोरोना का नाम लग के भी अगर कोई, मैंने यूट्यूब पर खबर बना दी है ना, तो वो चैनल ब्लॉक हो गया। किसने करा? कोरोना के नाम पर, हमास के नाम पे ब्लॉक हो रहा है, समझ में आ रही है। हमास टेरराइज ऑर्गेनाइजेशन है। अबे कोरोना पे लिखने पे क्यों लिख दिया भाई? तो मैं आज अपने तमाम पैनलिस्ट लोगों से माफी चाहूंगा। हमारी एक मैम नहीं आई है, शुभा मल्होत्रा मैम। मैं बड़ा अच्छा बोलने वाला, मीठा बोलने वाला व्यक्ति हूँ। आज मेरा टोन को छोड़ती तो मैं माफी चाहूंगा। ये मत समझ लेना कौन सा मोहल्ले का जाहिल उठा के बिठा लिया इन्होंने। मैं लगातार जानी भाई जो आप कह रहे थे बढ़िया बोले आप। वो ये न्यूज है जिसमें कर्ज लिया गया 2 बैंकों से। हाँ, लिया गया था, वो वही कह रहा हूँ। वो मतलब वहां भी झूठ है, हर जगह झूठ है भाई। पैसा तो लिया है बैंक से इसी वैक्सीन को लगवाने के लिए, और कह रहे हैं कि मुफ्त में हम जो है वो प्रधानमंत्री ने मुफ्त में दिया, जैसे कि हमको खैरात बांटी हो, और वो भी साली किसकी मौत की। तो और राशिद भाई, ये जो दर्द और ये जो पीड़ा है ना आपकी, वो आपकी अकेले की नहीं है, ये हम सबकी है, ये हम सबकी है। आपने बहुत करीबी लोग खोए हैं, मैंने भी बहुत करीबी लोग खोए हैं, बहुत करीबी लोग खोए मैंने, और अब मेरे ख्याल से हम सब ने खोए हैं। आसपास के बहुत सारे दोस्त चले गए, रिश्तेदार चले गए, और जो ऐसे भी किस्से हुए हैं, मैं समझ करूं उससे पहले, ये सब की पीड़ा है कि कुछ ऐसे रिश्तेदार या दोस्त जो कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन अस्पताल में रहे। भाई साहब, किसी का बिल 10, 15, 20 लाख से कम नहीं आया। वो पैसे कैसे इकट्ठा हुए, कैसे भरे गए हैं, ये वही जानते हैं, और हम जानते हैं कि हमारे आसपास के लोग हैं। तो बहुत बड़ी बेहाली, बहुत बदहाली हुई है उस पूरे। तो आपका गुस्सा बहुत जायज है। आपने मतलब आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। तो मैं चाहता तो था कि और बात करूं, भाई घंटा होने को आया, तो मैं इस पर मयूर भाई एक लाइन की बात रह गई, बस एक लाइन की बात। मैम पहली बार आई है तो मुझे उनसे कहना था, शुभ मल्होत्रा मैम से। जी 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 जी। हमारे गले की नस जो है शुभ मल्होत्रा मैम इतनी मोटी मोटी हो गई है केजरीवाल जी के पक्ष में बोलते बोलते, इंसाफ की वजह से इतनी मोटी नस हो गई है। अरुण सर भी लगातार लड़ते हैं, पूछ लीजिएगा। हम केजरीवाल के जेल से जाने में इतने हाथ हैं जैसे हमारे परिवार का बंदा गया। लेकिन चूंकि आपका आगे लिखा टीवी पैनलिस्ट आप, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपके नेता से पूछोगे तो आप होने, लेकिन जब वो जेल से आ जाए एक बात पूछना। उसने कहा भाई वो कोरोना के अंदर तो ये बात हो गई है, लेकिन तुम जो हर बार बैठ जाते थे रोजाना कि मरकज के लोग कोरोना स्पिरिटर है, मुसलमान तो इतने निकले और बाकी इतने निकले, तुम भी राजनीति ना छोड़ पाए? तुम्हें तो बड़ी अलग निगाह से देखा था हमने। आज तुम्हारे साथ हो रहा, हम ही तो तुम्हारे साथ खड़े हैं।
हमारी तो जबानें हैं, हमारे पे तो डीएम का फोन आ रहा है, हमें तो आरएसएस के लोग धमका रहे हैं, हम धमकेंगे, हम धमक में नहीं आएंगे। आप अपने नेता से पूछना कि उस वक्त जो है कोरोना में हिंदू मुसलमान आपको भी नजर आने लगा था, आप तो अलग से नजर से देखे गए थे। नहीं तो वो तो टीवी में है, वो तो टीवी में है। नहीं, ये मैं थोड़ा सा इसका एक छोटा सा 2-4 पॉइंट मैं बस बोलना चाहूंगी महेश जी। थोड़ा सा मैं राशिद जी से उतना मैं इनकी बात से एग्री नहीं करती हूँ, खैर वो दूसरा मैटर है, लेकिन इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि घड़ा ठोक बजा करके और फिर उसके बाद ही हम घड़ा खरीदते हैं। और ये घड़ा ठोकने और बजाने का काम किसका था? वो भारत सरकार का था, भाजपा की सरकार का था, जिसमें वो बिल्कुल फेलियर हुए ये काम करने में, और उनको मौका भी मिला ठोकने बजाने का। अभी अरुण कुमार जी ने बात बताई कि कैसे हेडेक रहने के सिम्टम्स और भी सिम्टम्स हुए थे, टीटीएस के अंदर डिस्क्राइब हुए हैं, जो कि अभी एडमिट करा है एस्ट्राजेनेका ने कि ये सिम्टम्स हो सकते हैं। 2020 की बात है कि जो इसका फास्ट ट्रैक ट्रायल किया गया था इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो उसमें ह्यूमन ट्रायल में एक 40 साल के पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया था, और उन्होंने फिर केस डाला था कोर्ट में कि उनको न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं इसको लेकर के, और उन्होंने 5 करोड़ एज कॉम्पेंसेशन मांगा था सीरम इंस्टीट्यूट से कि कोविशील्ड की ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के बाद मेरे को ये सिम्टम्स हुए। क्या हुआ उस समय? सीरम इंस्टीट्यूट ने 100 करोड़ का डेफमेशन सूट फाइल कर दिया उनके अगेंस्ट। उल्टा ये जो ठोकने बजाने वाला जो था वो क्यों शांत बैठा हुआ था? तो हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स को छोटा मुद्दा मान सकते हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स ऐसा इशू है जो हमारी दवाई, हमारा खाना, हाँ, हमारी दवाई, हमारा खाना, हमारी एक दिन की एक चीज को ये टच कर रहा है। और जितनी जितनी इसकी ट्रांसपेरेंसी आती जा रही है, उतनी उतनी पता लगते जा रहा है कि कितना गंदा और घिनौना, रक्षक को भक्षक बनाने वाला सिस्टम है ये। जी जी, आप दोनों के पास आ जाऊंगा, संक्षिप्त में आप अपनी राय बताइए। मैं बिल्कुल शॉर्ट में ही कह रही हूँ, सभी कोविशील्ड की बात कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो, कोवैक्सीन वैक्सीन जब भी लॉन्च हुई थी तो मद्रास, चेन्नई के एक व्यक्ति को वो लगी थी और उसको काफी सिवियर उसपे आफ्टर इफेक्ट्स आए थे, और उसने करीब 300 करोड़ का मुकदमा भी ठोका था। लेकिन आज ये नहीं पता है कि उसका हुआ क्या। तो कोवैक्सीन के भी साइड इफेक्ट्स आए थे, लेकिन उसकी बात नहीं हो रही है, वो भी बात आनी चाहिए सामने। जी बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक लाइन में मैं अपना कमेंट खत्म कर रहा हूँ जी। ये देश में एक चर्चा थी बहुत पहले से कि कुछ लोग लाशों की राजनीति करते हैं, लाशों पे राजनीति करते हैं। जी। और आज का ये जो हमारा जो चर्चा का विषय था, इसको देखकर वो बातें कहीं ना कहीं सटीक सामने बैठती नजर आ रही हैं। चाहे हम गोधरा की बात करें, पुलवामा की बात करें, ये तो पूरे देश को ही उस राख के ढेर पर बिठाने वाली हालत हो गई है। तो ये बहुत संवेदनशील मामला है, इस पर लोगों को सोचना पड़ेगा। आनंद जी कुछ, और अरुण जी आपकी अंतिम टिप्पणी लेके फिर हम समाप्त करेंगे। मयूर भाई, आपको एक कारण बताता हूं, मैंने पिछले 8 वर्षों में मयूर विहार को क्यों चुना। उसका रीजन है कि यहाँ पर 69 हेक्टेयर में संजय झील है, और मुझे एक प्रॉब्लम है कि मेरे चेस्ट में कंजेशन रहता है। डॉक्टर ने मुझे ये एडवाइस किया है, अगर आपको आगे जिंदा रहना है तो आपको खुले एरिया में रहना होगा। तो ये बैठी हैं शुभ जी, इनको पता है मयूर विहार फेज 2 सबसे खुला इलाका है, यहां मैक्सिमम पार्क हैं, और 69 हेक्टेयर में संजय झील है। मेरे यहां रहने का जो पीछे कारण है, क्योंकि मुझे 2 बार कोविड हुआ, तो मैं जो शकरपुर विकास मार्ग पे रहता था वो घर मैंने छोड़ दिया, इसीलिए छोड़ा 2020 के बाद। और एक पर्सनल आपको बात और बता देता हूं, 2017 में मेरा ग्रैंडसन हुआ, 2020 में उसको स्कूल जाना था 3 ईयर प्लस में, वो स्कूल नहीं जा सका था, 2022 में उसका एडमिशन हुआ, इसीलिए वो 2 वर्ष पीछे हो गया। मुक्त भोगी हैं हम लोग, हमें तकलीफ होती है। जो अभी राशिद भाई ने कही ना बात, सर दिल में दर्द होता है, जब बात करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए हम बात करते हैं।
क्योंकि आप सबकी उम्र से मैं बड़ा हूं, मैंने ज्यादा दुख देखे हैं और अब सहन शक्ति है नहीं दुख सहने की। इसलिए परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि जो बच गए हैं कम से कम वो सिंड्रोम के पेशेंट ना बने। हिंदुस्तान कोई ऐसा एक्शन ले, ऐसी कोई बात करे कि उनकी प्रिवेंशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प करे। मैं मोदी की बात ही नहीं कर रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प करे ताकि इस निजात से छुटकारा मिल सके, ऐसी मेरी भावना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप सबने बहुत ही मेरे ख्याल से इस मुद्दे पर आज बहुत ही एक अच्छी तरह से बातचीत हुई है। और मुझे लगता है ऐसा कि हमने ऑलमोस्ट 1 घंटे में जितने भी एस्पेक्ट्स को हम छू सकते हैं हमने छूने की कोशिश की है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और दूसरी बार आपको जब आमंत्रित करें आप जरूर से आइएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सभी का। तो दोस्तों, अब ये जो बातचीत आपने सुनी, उम्मीद है सबकी कि कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी हो। ब्रिटेन में तो हमारे सामने है, वही दवाई वही वैक्सीन हमने ली है। तो क्या हम या हमारी सरकार जो जिनकी जिम्मेदारी है कि इस देश के नागरिकों की जो है वो खैरियत देखें, पर जब सवाल ये भी होता है कि जब वही सरकार वही मैकेनिज्म जो है वो इस बात को मानने से ही इनकार कर देता है कि कोरोना की वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट होते हैं और लोगों की यूं जो जान यूं जा रही है वो इसकी वजह से जा रही है, ये मानने को जब तैयार ही नहीं है तो उनसे क्या उम्मीद रखें, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो आप लिख के हमको बताइए कमेंट बॉक्स में। और ये बातचीत, अगर आपको संवाद ये जो है वो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसकी जो लिंक है इसको आप हो सके उतना शेयर करें। और हमारी जो चैनल है 4PM और हमारा जो पूरा न्यूज नेटवर्क है उस सब में आप जाएं, सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। और ज्वाइन करने का बटन है वो भी दबाएं तो हमको और उत्साह मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में बड़े उत्साह के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।